हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल अमेजिंग कंसेप्ट विद सन्नी। आज के क्लास में हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने बीएमआई इंडेक्स को समझा था, ठीक ना। तो ये जो भी बीएमआई इंडेक्स हो गया या ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट हो गया, ये सब क्या है? ये सारी ऐसे चीज़ हैं, ठीक ना। मतलब ये सारे ऐसे क्राइटेरिया हैं जिसके तहत हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कंट्री को कंपेयर कर सकते हैं, किसी भी ह्यूमंस को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक ना। मतलब ये सारे कुछ ऐसे क्राइटेरिया हैं, ठीक ना, इनकम के अलावा, जो क्या कर सकते हैं, जिसके अनुसार, जिसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, एक कंट्री को दूसरे कंट्री से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक ना। कंट्री के लोगों को एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक ना। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है आज का टॉपिक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में समझेंगे। तो इसमें क्या कहा गया है कि इनकम है इनएडिक्वेट मेजर है लेवल ऑफ डेवलपमेंट का। मतलब अगर हमको डेवलपमेंट का लेवल मेजर करना है तो हम केवल इनकम के आधार पर लेवल ऑफ डेवलपमेंट किसी भी स्थान का या किसी भी लोगों का, ठीक ना, या किसी भी कंट्री का हम लेवल ऑफ डेवलपमेंट केवल इनकम के आधार पर क्या कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते। एक अपर्याप्त इनकम अपने आप में एक अपर्याप्त क्राइटेरिया है, ठीक ना, अपर्याप्त क्राइटेरिया है। इसके आधार पर हम लेवल ऑफ डेवलपमेंट नहीं माप सकते केवल इनकम के आधार पर, ठीक ना। तो इसके लिए क्या किया गया, ठीक ना। तब इनकम के आधार पर हम केवल इनकम के आधार पर नहीं हम लेवल ऑफ डेवलपमेंट माप सकते, तो क्या और क्राइटेरिया लिया गया। तो और क्राइटेरिया जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में केरल वगैरह के बारे में चर्चा किए गए थे। केरल, महाराष्ट्र या हरियाणा का जो कंपेयर किए थे, ठीक ना। उसमें हम लोगों ने क्या किया था, कंपेयर करके देखा था। क्या कंपेयर करके देखा था? वहाँ पे और भी इनकम के अलावा और भी जो चीज़ें, और भी जो क्राइटेरिया था जिसके आधार पर उनको कंपेयर किया था, जैसे कि हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, ठीक ना। ये सारे कुछ इंडिकेटर्स हैं, ठीक ना, जो क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में, ठीक ना। ये सारे कुछ क्या है, इंडिकेटर्स हैं जिसको क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में, ठीक ना। और ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या पब्लिश करता है? तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो होता है पब्लिश किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा। यूएनडीपी क्या होता है समझ लीजिएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक ना। इसको पब्लिश कौन करता है? तो इसको पब्लिश करता है यूएनडीपी, यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल प्रोग्राम, ठीक ना। ये क्या है, यूनाइटेड नेशन का एक इम्पोर्टेंट एजेंसी है, ठीक ना, जो क्या करता है, इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है। यूनाइटेड नेशन आपको पता होगा, यूनाइटेड नेशन ने जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जिसका फॉर्मेशन हुआ था, ठीक ना, एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, ठीक ना, उसी का एक इम्पोर्टेंट अंग है यूएनडीपी, जो ये क्या करता है, ये रिपोर्ट पब्लिश करता है कंट्री को कंपेयर करने के लिए, ठीक ना। कंट्री को क्या करने के लिए, कंपेयर करने के लिए, ठीक ना। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई, रिपोर्ट क्या है, कौन पब्लिश करता है, ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक ना। अब देखिए ये कंपेयर किस आधार पे करता है, मतलब बेसिस क्या होता है कंपैरिजन का। तो जो बेसिस होता है वो क्या होता है, एजुकेशन लेवल, ठीक ना। मतलब इसमें जो जिस आधार पर वो कंपेयर करता है, कोई तो बेसिस होना चाहिए ना। तो बेसिस यहाँ पे क्या होता है, एक तो होता है एजुकेशन लेवल, ठीक ना। एजुकेशनल लेवल कितना है किसी भी कंट्री का, ठीक ना, कंट्री में जो लोग हैं उनका एजुकेशनल लेवल कितना है, ठीक ना। उनका हेल्थ स्टेटस कैसा है, मतलब हेल्थ की स्थिति कैसी है, ठीक ना। हेल्थ स्टेटस में क्या चीज़ें ली गई हैं, इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात की गई है। वो क्या होता है मैं आपको बताने वाला हूँ जस्ट, ठीक ना। फिर और क्या है, पर कैपिटा इनकम, ये तो आपको पता है, पर कैपिटा इनकम, ठीक ना। ये इन सारी चीज़ों को क्या करता है वो, मतलब इन सारी चीज़ों का यूज करके वो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एक पब्लिश करता है, ठीक ना। कह रहा है कि इंडिया का मतलब अभी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2018 में भी पब्लिश किया गया, 2018-2020 में भी पब्लिश किया गया। देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एक होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो समझिएगा, जो ये सारे रिपोर्ट में जो भी ये पर्सपेक्टिव मैंने बताया, जो भी ये फीचर्स बताया, जिसका यूज़ करके जब हम क्या करते हैं, एक कंट्री को रैंक दे देते हैं, ठीक ना। मतलब इन सारे फैक्टर्स पर क्या करते हैं, जो भी फैक्टर्स मैंने बताया, एजुकेशनल लेवल, ठीक ना, हेल्थ स्टेटस, पर कैपिटा इनकम पर हम कंट्री को क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करने के बाद हम जब कंट्री को रैंकिंग दे देते हैं, ठीक ना, तो उस रैंकिंग को क्या बोला जाता है, ठीक ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो भारत का क्या हुआ, भारत का मतलब भारत भी इस मतलब ये जो कंपैरिजन
होता है या जो रिपोर्ट तैयार करते हैं उसमें भारत भी शामिल है, ठीक ना, ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स में, ठीक ना। 2018 का आपके बुक में दिया हुआ है, अभी 2020 में भी रिपोर्ट जारी किया गया था यूनाइटेड नेशन द्वारा, ठीक ना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन हेडक्वार्टर आपको ध्यान रखना होगा न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है बाबू, न्यूयॉर्क, ठीक ना। इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई मैंने अभी बताया, एक तो पर कैपिटा इनकम, ठीक ना, फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ये क्या होता है समझ लीजिए थोड़ा सा। इसमें क्या होता है, इसमें हम बात करते हैं कि किसी भी देश में जो एवरेज लाइफ है, मतलब जो पर्सन है एवरेज लाइफ कितना वो सर्वाइव करते हैं, मतलब कितना साल वो जीवित रहते हैं, ठीक ना, ये चीज़ें देखी जाती है। लिटरेसी रेट तो आपको मैंने बताया था, ठीक ना, जिसमें नेट अटेंडेंस रेशियो, ठीक ना, कितना स्कूलिंग किए हैं, ये सारी चीज़ों पर फोकस किया जाता है, ठीक ना। और ये 2014 का रैंक दिया है, ठीक ना, 2014 का रैंक दिया है, ठीक ना, अलग अलग स्टेट्स का, अलग अलग कंट्रीज़ का, ठीक ना। इसमें टोटल 189 कंट्री को, और आज की डेट में मतलब अगर 2020 की डाटा की बात करें तो 189 कंट्री को रैंकिंग किया जाता है, मतलब 189 कंट्री को कंपेयर किया जाता है और उसके आधार पर रैंकिंग तैयार की जाती है बाबू, ठीक ना। तो एशिया रीजन में देखिए, एशिया रीजन में क्या है, भारत से आगे है कौन, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट अगर देखा जाए तो भारत से ऊपर है किसका रैंक भारत से ऊपर है, श्रीलंका का देखिए पर कैपिटा इनकम भी भारत से अच्छा है, ठीक ना। पर कैपिटा इनकम आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या होता है पर कैपिटा इनकम, मतलब टोटल कंट्री का जो इनकम है डिवाइडेड बाई इट्स पॉपुलेशन, मतलब एवरेज लोग वहाँ पे 9,250 रुपये कमा लेते हैं। इससे क्या आपको समझ में आता है, इससे आपको यही चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि वहाँ पे रोज़गार एम्प्लॉयमेंट अच्छा है, ठीक ना, लोगों को रोज़गार मिलता है, अच्छी उनको वेजेज मिलती है, सैलरी मिलती है, ठीक ना। लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी भारत से ज़्यादा है, कहाँ पे, वहाँ पे श्रीलंका में, ठीक ना। लिटरेसी रेट भी भारत से ज़्यादा है और उसका रैंक देखिए 73 है, 2014 की ये डाटा है, ठीक ना। और भारत का देखिए, ठीक ना, भारत का रैंक क्या है, 135 है, क्या है बाबू, भारत का रैंक कितना है, 135। लेकिन अभी का जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो रिलीज किया गया 2020 में यूएनडीपी द्वारा, उसमें भारत का रैंक क्या है, 131 रैंक है भारत का, ठीक ना। ये भी आपको डाटा तत्काल वाला याद रखना होगा, ठीक ना, कहीं क्वेश्चन पूछ ले 1 मार्क्स क्वेश्चन में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक ना। तो आप इसमें पूरी चीज़ें समझ गए, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें समझे कि इसमें क्या होता है, इनकम के अलावा और भी चीज़ों को कंसीडर किया जाता है, ठीक ना। क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक तो हेल्थ, दूसरा होता है एजुकेशन, ठीक ना। इन चीज़ों का मूल्यांकन करके असेसमेंट करके एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है, ठीक ना। और उसके आधार पर टोटल 189 कंट्री को कंपेयर किया जाता है और एक इंडेक्स तैयार की जाती है, ठीक ना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक ना। तो सारी चीज़ें हम लोगों ने पूरी तरीके से क्लियर कर ली, ठीक ना, पूरी तरीके से समझ लिया ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या होता है, ठीक ना, और ये किस चीज़ के लिए बनाया जाता है, सारी चीज़ें हम लोग क्लियर तरीके से समझ चुके हैं, ठीक ना। तो आपको भी सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। और ये जो पर कैपिटा इनकम है क्या है, सबको डॉलर में लिया गया है, मतलब जहाँ जितने भी अलग अलग करेंसी हैं, ठीक ना, आपको पता है 189 कंट्री हैं, तो सब कंट्री का अलग अलग, सब कंट्री में अलग अलग पैसा चलता है, लेकिन सबको स्टैंडर्ड यूनिट क्या लिया गया, डॉलर लिया गया। यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। लास्ट टॉपिक क्या है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, ठीक ना। इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक ना। तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि इस तरीके से हम डेवलपमेंट करें, क्या करें बाबू, इस तरीके से हम डेवलपमेंट करें कि अभी जो हमारा प्रेजेंट, मतलब जो भी हमारे पास प्रेजेंट में जो रिसोर्स है, ठीक ना, उसको मतलब प्रेजेंट में जो हमारी ज़रूरतें हैं, रिक्वायरमेंट है, उसको तो हम अच्छे तरीके से पूरा कर लें, ठीक ना। एज वेल एज हम फ्यूचर के लिए भी क्या कर सके, मतलब फ्यूचर के लिए भी उस रिसोर्स को बचा के रखें, ठीक ना। फ्यूचर के साथ कोई कंप्रोमाइजिंग ना करें, ठीक ना, कोई कंप्रोमाइजमेंट ना करें, ठीक ना। फ्यूचर के लिए भी हम क्या करें, उस रिसोर्स को बचा के रखें, उसी को क्या बोला गया है, उसी को कहा गया है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। उसी को क्या बोला गया है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफाइन सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, तो क्या बताएंगे कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो भी रिसोर्स हैं, ठीक ना, या हमारी अभी जो भी प्रेजेंट में जो ज़रूरत है उसको हम फुलफ़िल करें, ठीक ना। एज वेल एज फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम क्या करें, उस रिसोर्स को बचा के रखें, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, ठीक ना। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें बात कही गई है, यूज करें, ठीक ना। यूज मतलब ज़रूरत
कि एक मतलब अपनी की जो ज़रूरत है उतना ही हम यूज़ करें, ठीक ना, उसको एक्सेसिवली यूज ना करें। एक्सेसिव यूज करेंगे तो क्या होगा, फ्यूचर जनरेशन के लिए वो रिसोर्स ऐसा भी हो सकता है कि कमी पड़ जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि वो रिसोर्स ख़त्म हो जाए फ्यूचर जनरेशन के लिए, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक ना। तो हमको क्या करना है, इस तरीके से अपने रिसोर्सेज का यूज करना है कि हम क्या करें, अभी भी मतलब प्रेजेंट में हमारी जो ज़रूरत है इन्हें की, जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या 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 बात कर लेते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात कर लेते हैं तो जैसे क्या होता है कि अगर आज के डेट में देखोगे तो आप क्या होगा, मतलब छोटे शॉर्ट डिस्टेंस के लिए भी लोग क्या करते हैं, बाइक वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, मतलब जाने आने के लिए, ठीक ना। तो इससे क्या होता है, बाइक वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो आपका क्या होता है, फ्यूल लॉस होता है, ठीक ना। फ्यूल लॉस होता है तो फ्यूल लॉस होता है तो क्या होगा, आप मतलब एक तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो क्या हो रहा है, मतलब आप ज़रूरत भी नहीं है, जहाँ जहाँ पे आप पैदल भी जा सकते हो, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, वहाँ पे भी आप क्या कर रहे हो, मतलब जो रिसोर्स पड़े हैं उसका यूज कर रहे हो, ठीक ना। तो क्या होगा, ऐसा समय आएगा, फ्यूचर समय ऐसा होगा कि वो रिसोर्स आपके फ्यूचर जनरेशन के लिए अवेलेबल ही ना रहे, ठीक ना। तो ये चीज़ें कह रहा है, मतलब सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट में ये चीज़ें कहने का प्रयास किया गया है कि इस तरीके से नहीं करना है, हमको क्या करना है, उसका मतलब जो ज़रूरी है, जो रिक्वायरमेंट है उतना ही यूज करना है, ज़रूरत से ज़्यादा यूज नहीं करना है, ठीक ना। लेकिन क्या है, इसके कुछ चैलेंजेज हैं, इनके सामने कुछ चैलेंजेज है, वो चैलेंजेज क्या क्या है उसको हम लोग समझेंगे, ठीक ना। उससे पहले ये चीज़ें समझ लेते हैं। एक चीज़ आपके बुक में यहाँ पे कोट के तौर पे दिया गया है, वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोर फादर्स। कह रहा है कि ये जो वर्ल्ड है, ये जो पूरा संसार है, ठीक ना, ये हमारे पूर्वजों की संपत्ति नहीं है, ठीक ना। ऐसा मत समझिएगा कि हमारे पूर्वजों की संपत्ति है, ठीक ना। ये जो आपको जो वर्ल्ड मिला हुआ है, ये जो पूरा आपको जो ये पूरी तरीके से जो चीज़ें मिली हुई हैं, पूरा जो नेचुरल रिसोर्स मिला हुआ है, ठीक ना, ये क्या है, ये आप अपने बच्चों से उधार लिए हैं। क्या किए हैं, ये आप अपने बच्चों से उधार लिए हैं, तो उधार लिए हैं तो आपको उधार तो चुकाना पड़ेगा, ठीक ना। ऐसा मत समझिएगा कि हमारे पूर्वज हमको दे के चले गए, जिस तरीके से हम मन करे उस तरीके से इसका यूज करें, इस तरीके से नहीं करना है आपको, ठीक ना। आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके क्या करना है, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह समझना है और इसका जुडिशियस यूज करना है, और इस तरीके से यूज करना है कि हमारे फ्यूचर जनरेशन भी इसका क्या कर सके, इन रिसोर्सेज का लाभ उठा सके, ठीक ना। तो ये चीज़ें करने का देखिए, तो ये क्या होता है, ये मैं पॉइंट आपको क्यों बताया, ठीक ना, क्योंकि इससे क्या होता है बाबू, ये स्टेटमेंट डायरेक्ट आ जाता है, ठीक ना। स्टेटमेंट डायरेक्ट आ जाता है और कहता है इलोबरेट या एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। तब आप उसमें सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट की बात करेंगे तो क्या होगा, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट की बात करेंगे तो जो भी टीचर्स हैं, ठीक ना, वो समझ जाएंगे कि आप क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, ठीक ना। तो मतलब ये जो भी लाइन है क्या बताने का प्रयास कर रहा है, मतलब यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी पर जोर दे रहा है, ठीक ना, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट पे जोर दे रहा है, ठीक ना। कि ये नहीं कि हमको क्या करना है, रिसोर्सेज को एक्सेसिवली यूज कर देना है, ठीक ना, बिना सोचे समझे उसका यूज करना है, ठीक ना। ऐसा नहीं है, हमको उसका जुडिशियस यूज करना है, अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार यूज करना है, ठीक ना, क्योंकि वो क्या कर सके, वो रिसोर्स अभी भी रहे और मतलब प्रेजेंट में भी हमारी ज़रूरतें पूरा कर सके और फ्यूचर के लिए भी वो चीज़ें अवेलेबल रहे, ठीक ना। अब देखिए क्या है, लेकिन इसके क्या चैलेंजेस है उसको थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं, फिर उसके बाद से जो एग्जाम्पल आपके बुक में दिए हैं उसको थोड़ा सा समझते हैं, ठीक ना। देखिए, एक तो चैलेंजेज है कि रिन्यूएबल रिसोर्स का, ठीक ना, रिन्यूएबल रिसोर्स के रूप में एक चैलेंजेज है, ठीक ना, क्या है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो भी रिन्यूएबल रिसोर्स है, ठीक ना, वो क्या होते हैं, उसको रिप्लेनिश्ड होता है नेचर के द्वारा, मतलब उसको फिर से रिन्यू होता है, ठीक ना, क्या होता है, रिन्यू होता है और फिर से हम उसका यूज कर पाते हैं, ठीक ना। लेकिन जब हम उसका ज़्यादा यूज करेंगे, ओवर यूज करेंगे, ठीक ना, तो एक ऐसा समय आएगा, ठीक ना, एक ऐसा समय आएगा कि क्या होगा, जो भी आप जब ओवर यूज करेंगे तो क्या होगा, वो यूज करने लायक ही नहीं रह जाएगा, ठीक ना। जैसे कि हम लैंड की ही बात कर लेते हैं, लैंड की बात कर लेते हैं तो लैंड पर हम क्या कर रहे हैं आजकल, आज के डेट में हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड का यूज़ कर रहे हैं। मॉडर्न फार्मिंग मेथड का यूज़ करके हम क्या करते हैं, लैंड पर एक्सटेंसिव प्रेशर डालते हैं कि उससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अनाज गेन कर सकें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्शन बढ़ा सकें। उसके लिए हम एक्सेसिव वे में फर्टिलाइज़र डालते हैं, ठीक ना, एक्सेसिव वे में केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक ना। तो अगर हम इस तरीके का लगातार इस्तेमाल करते रहें तो क्या होगा, एक ऐसा समय आएगा कि जो फर्टिलिटी
ठीक है ना। फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, फर्टिलिटी उस लैंड की ख़त्म हो जाएगी, फर्टिलिटी लॉस हो जाएगी, सॉइल फर्टिलिटी ख़त्म हो जाएगी, तो क्या होगा, लैंड बैरन हो जाएगा, ठीक ना। तो मतलब कहने का मतलब प्रयास ये है कि जो भी रिन्यूएबल रिसोर्स है, ठीक ना, उसका हम लोग ओवर यूज ना करें, क्योंकि वो क्या है, लिमिटेड अमाउंट में है, ठीक ना, लिमिटेड अमाउंट में है, और एज वेल एज, ठीक ना, वो रिप्लेनिश्ड होता है, लेकिन उसमें भी क्या होता है, समय लगता है, ठीक ना। तो उसको हमको ओवर यूज से बचना होगा। अगर हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो उसको हमको ओवर यूज नहीं करना होगा, ठीक ना। आपके बुक में एक ग्राउंड वाटर का एग्जांपल दिया है, उसको भी हम लोग समझेंगे। देखिएगा, जैसे कि आप एग्जांपल में आप देखेंगे तो उसमें क्या दिया है, उसमें यही चीज़ें दी गई हैं कि पहले क्या होता था, जैसे कि आप जो बोरवेल्स इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके जो बोरवेल्स का यूज करते हैं आप, ठीक ना, इसके तहत हम लोग समझेंगे। पहले क्या होता था कि मानो 50 मीटर की खुदाई करते थे, 50 मीटर नीचे जाते थे, ठीक ना, तो क्या होता था, पानी निकल जाता था, 50 मीटर क्या और भी कम में ही पानी निकल जाता था। लेकिन धीरे धीरे जब हम उसका क्या करने लगे, एक्सेसिवली यूज़ करने लगे, ठीक ना, इरिगेशन के तौर पे हम लोग इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स का बड़ी संख्या में यूज़ करना शुरू कर दिए, बड़ी ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर दिए। तो अभी आप लोग भी देखने को मिला होगा अपने एरिया वगैरह में, आप इस चीज़ का पता करेंगे तो देखने को आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि क्या हुआ है, वाटर लेवल बहुत ही नीचे गया है। वाटर लेवल क्या किया है, बहुत ही नीचे गया है। तो इससे क्या आपको सजेशन मिलता है, इससे आपको यही सजेशन मिलता है कि हम क्या कर रहे हैं, ओवर यूज कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्स का। मतलब जो आपके पास वाटर क्या है, एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। आपको पता है कि क्या होता है, जैसे जो भी ग्राउंड वाटर है वो क्या होता है, जब गर्मी आती है तो हम उसका यूज वगैरह कर लेते हैं, फिर क्या होता है, बरसात आता है तो जो भी ग्राउंड वाटर है वो फिल हो जाता है, ठीक ना, फिर हम गर्मी में उसका यूज करते हैं, ठीक ना। मतलब एक वाटर साइकिल चलते रहता है, वो चीज़ आपको पता है। लेकिन क्या होगा, जब हम क्या करेंगे, माने कि ओवर यूज कर लिए, ओवर यूज करने का मतलब क्या, जितना बरसात से जितना पानी स्टोर हो रहा है उससे भी हम ज़्यादा जब यूज करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, उसमें उसकी अमाउंट में क्या होगा, कमी देखने को मिलेगी, ठीक ना, उसके अमाउंट में क्या होगा, कमी देखने को मिलेगी। तो ये आपको चीज़ें समझाने का प्रयास किया गया है, ठीक ना, कि मतलब सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट के सामने ये एक चैलेंज है, ठीक ना, जिसको हमको ओवरकम करना है, ठीक ना, जिसको हमको क्या करना है, ओवरकम करना है। तभी हम क्या कर सकते हैं, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं, ठीक ना, या हम अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए जो है उसको क्या कर सकते हैं, मतलब रिसोर्सेज को बचा के रख सकते हैं कि वो लोग भी क्या कर सके, यूज कर सके। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की बात करते हैं, ठीक ना। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है, ऐसे रिसोर्स हैं जो क्या होते हैं, एक बार यूज कर लिए, ख़त्म हो गया, फिर उसको बहुत लाखों साल लग जाते हैं बनने में, ठीक ना। ये रिन्यूएबल की तरह नहीं है जल्दी बन जाएगा, ठीक ना, रिन्यूएबल भी जल्दी नहीं बनता है, लेकिन नॉन रिन्यूएबल तो मतलब बहुत ही साल, लाखों करोड़ों साल लग जाएंगे बनने में, ठीक ना। इसके जो स्टॉक है हमारे पास क्या है, फिक्स है, इसका स्टॉक हमारे पास क्या है, या पृथ्वी पर फिक्स है, ठीक ना। इसको हम रिप्लेनिश नहीं कर सकते, ठीक ना। भले हम थोड़े नए नए रिसोर्सेज डिस्कवर करते रहते हैं, लेकिन एक बार जो स्टॉक्स ख़त्म हो गया उसको रिप्लेनिश करने में बहुत लाखों साल लग जाएंगे, ठीक ना। तो इसका जो हमको यूज करना चाहिए उसका भी हमको जुडिशियस यूज करना चाहिए, ठीक ना, उसका भी हमको क्या करना चाहिए, जुडिशियस यूज करना चाहिए, ठीक ना, एक्सेसिव यूज नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल के जरिए मैंने समझाया भी, बाइक का एग्जांपल देके समझाया था, ठीक ना। और यहाँ पे दिया हुआ है क्रूड ऑयल का, आपके बुक में क्या दिया है, क्रूड ऑयल का एग्जांपल दिया है, ठीक ना। कह रहा है फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल डेट वी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द अर्थ एज ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ये भी एक क्रूड ऑयल क्या है, एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, ठीक ना। तो आपको पता है कि ये क्या है, आने वाले कुछ 50 सालों में क्या होगा, पूरे वर्ल्ड में इसका जो रिजर्व है, ठीक ना, वो ख़त्म हो जाएगा। पूरे वर्ल्ड में क्या होगा, रिजर्व ख़त्म हो जाएगा, ठीक ना, रिजर्व ख़त्म हो जाएगा 50 से 53 साल के अंदर। ये पूरा रिजर्व जो है क्रूड ऑयल का, ठीक ना, जो वर्ल्ड में जहाँ से पेट्रोल ऑयल टैंक्स हैं, जहाँ से आपको पेट्रोल वगैरह मिलता है, ठीक ना, उसका रिजर्व ख़त्म हो जाएगा। तो ख़त्म हो जाएगा जिस रेट से, अगर हम अभी जो जिस रेट से यूज़ कर रहे हैं ना, इस रेट से यूज़ करें तब, ठीक ना। तो हम देखते हैं आज के डेट में क्या करते हैं लोग, एक्सेसिवली भी यूज़ करते हैं इन सारी चीज़ों का, ठीक ना, जुडिशियस वे में यूज़ नहीं करते हैं। तो अगर हमको सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो हमको ये चीज़ों पर ध्यान देना होगा कि हमको एक्सेसिवली इसका यूज़ नहीं करना होगा, हमको इसको जुडिशियस यूज़ करना होगा, ठीक ना। जिससे क्या हो कि हम क्या कर सकें, अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी क्या कर सकें, इन सारे रिसोर्सेज को बचा के रखें कि वो लोग भी क्या करें, इस रिसोर्स का यूज़ कर सकें, ठीक ना। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट आपको समझ में आ गया होगा।
तो उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, पूरा चीज़ें समझ में आए होंगे, ठीक ना। अब हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर है तो उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक ना। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।